हेलो एवरीवन, जीएसटी रिवीजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम जीएसटी रिवीजन में ऑलरेडी दो चैप्टर का रिवीजन कर चुके हैं। वन इज टाइम ऑफ सप्लाई एंड सेकंड इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। आज के जीएसटी रिवीजन सीरीज में हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। और मैंने पहले ही कहा था, मेरे रिवीजन जनरली डिटेल्ड में होते हैं, जहां हम कुछ भी टॉपिक को लीव नहीं करते, मैक्सिमम टॉपिक को हम कवर करते हैं, लेकिन इस तरीके से कवर करते हैं कि आपका पूरा रिवीजन कम टाइम में हो सके और ऊपर से आपको कलरफुल चार्ट्स के फॉर्म में सारे कंसेप्ट भी कवर होते हैं, जिससे कि आपको कंसेप्ट इजीली रिटेन भी हो जाए और इंटरेस्टिंग फॉर्म में आपको समझ में भी आए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलना, क्योंकि इतने कलरफुल चार्ट्स और इन तरीके से कवर करने में हम लोगों के बहुत एफर्ट्स लगते हैं। और थोड़ा सा आपका लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब हम लोगों को मोटिवेट करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज की सीरीज रजिस्ट्रेशन चैप्टर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो अब हम बात करते हैं किन किन पर्संस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सेक्शन 22 और 24 में दिया हुआ है कि कौन से पर्सन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। तो सेक्शन 22 और सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, और सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 दैट इज द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो पहले हम बात करते हैं किन किन पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। फर्स्ट सेक्शन 22, सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पे, थ्रेशोल्ड लिमिट के आधार पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। 22 सबसेक्शन 3, 22 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने बिजनेस को यदि अनदर पर्सन को ट्रांसफर किया, तो यदि आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है, यदि रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, तो यदि रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, यदि ऐसा पर्सन अपने बिजनेस को सेल करता है, ट्रांसफर करता है या सक्सेशन में ट्रांसफर करता है, तो जो भी ट्रांसफरी है, जिसको बिजनेस सेल की वजह से मिला हो या सक्सेशन में मिला हो, तो वो ट्रांसफरी को क्या करना पड़ेगा, नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और ट्रांसफर का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड होगा। तो कैंसिलेशन को हम सेक्शन 29 में बात कर लेंगे, लेकिन जो ट्रांसफरी है, जिसने बिजनेस लिया है, उसे क्या करना होगा, नया रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सेक्शन 22 सबसेक्शन 4, 22 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, या एक कंपनी के नंबर ऑफ डिविजन यदि ट्रांसफर हो जाते हैं टू अनदर कंपनीज, तो जो भी ट्रांसफरी कंपनी है, जो भी रिजल्टिंग कंपनी है, उन्हें क्या करना होगा, नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। There is a section 22 सबसेक्शन 4। और जो रजिस्ट्रेशन जो आपको कराना पड़ेगा, जब आरओसी के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है रजिस्ट्रेशन का, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, पहले हाई कोर्ट हुआ करता था, अब तो एनसीएलटी, तो एनसीएलटी का जो ऑर्डर आरओसी के अंदर जब फाइल करोगे, तो वो जो फाइल करने की जो डेट होगी, आरओसी उसको अपने रिकॉर्ड में एंट्री करेगा, उस दिन से आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। राइट बेटा, ये थे हमारे 3 सेक्शन। तुम लोगों को डाउट आ रहा होगा, सर सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 कहां गया, वो अब रेलिवेंट नहीं है। जब स्टार्टिंग में जीएसटी आया था तब रेलिवेंट था कि जो पुराने लॉज में, लाइक एक्साइज, सर्विस टैक्स में, आप रजिस्टर्ड हो, तो आपको अब जीएसटी में भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो 22(2) इज नॉट रेलिवेंट, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। तो मेनली आपको सेक्शन 22 के अंदर 3 सेक्शन है, 1, 3 एंड 4। तो 1 हम डिटेल में देखते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पे, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है, उसके आधार पे आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा इन द स्टेट MMNT, दैट इज यदि आप फोर स्टेट MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यदि यहां से आप टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाईज करते हो, तो यदि इन 4 स्टेट मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से यदि आप टैक्सेबल सप्लाईज करते हो, गुड्स या सर्विसेज और बोथ, तो और यदि आपका उन स्टेट में एग्रीगेट टर्नओवर यदि फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बाकी 6 स्टेट, दैट इज AP, MP, STU, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुदुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड, यदि इन 6 स्टेट
तो यदि आप टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाईज करते हो, यदि यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस ए, और यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल टू 31 मार्च यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। इन अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज 4 + 6 दैट इज 10 के अलावा, मतलब 4 + 6 10 के अलावा जो भी आपके अदर स्टेट है, मतलब ये कि 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अलावा, इन 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अलावा जितने भी आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में यदि आप कोई भी टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज का सप्लाईज करते हो, वहां पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से आप सप्लाईज करते हो, और यदि आप ओनली गुड्स में एंगेज हो, और नोटिफिकेशन की कुछ कंडीशंस भी जो अब इसके बाद बताने वाला हूं, तो यदि आप नोटिफिकेशन की जो कंडीशन है यदि वो आप फुलफिल कर लेते हो, ओनली गुड्स में एंगेज हो, आप कोई भी सर्विसेज सप्लाई नहीं करते, और इन 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में यदि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से आप सप्लाईज करते हो, तो देन आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगी, जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 40 लाख से ऊपर कराना पड़ेगा, अप टू ₹40 लाख आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन तभी करवाना पड़ेगा जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 40 लाख रुपीज से ज्यादा, और इन 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अलावा जो अदर स्टेट है, और यदि आप क्या गुड्स में एंगेज हो, लेकिन ओनली गुड्स में एंगेज हो लेकिन कंडीशन फुलफिल नहीं करते, या सर्विसेज में एंगेज हो, या गुड्स और सर्विसेज दोनों में एंगेज हो, तो उस केस में आपके ऊपर जो लिमिट होगी, एग्रीगेट टर्नओवर यदि फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा हुआ तभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब 40 लाख का एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा, मतलब ये कि 40 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा अदर देन द 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, लेकिन 40 लाख रुपीस का भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? इन द 10 स्टेट, 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर यदि आप इनमें इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो आपको क्या होगा, 40 लाख रुपीस की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, 20 लाख रुपीस की लिमिट एप्लीकेबल होगी। पॉइंट नंबर 1, यदि आपने ऑलरेडी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लाइबल हो 24 के अंदर, या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन यदि आप करा लेते हो, तो 40 लाख की तो बात आएगी। जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो, सेक्शन 24 की वजह से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, या वॉलंटरी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, या जो ऑलरेडी किसी लोग के अंदर रजिस्टर्ड थे और उन्होंने कंटिन्यू किया, रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू कंटिन्यू देयर रजिस्ट्रेशन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज पॉइंट नंबर 2, बाकी सारे पॉइंट आपके इनडायरेक्टली कवर हो जाते हैं। आपको इतना याद रखना है कि अदर देन 10 स्टेट यूनियन टेरिटरीज, यदि आपका ओनली गुड्स में आप एंगेज हो, तब भी आपको 40 लाख रुपीस की लिमिट नहीं मिलेगी। यदि आप क्या बनाते हो, यदि आप सप्लाईज करते हो आइसक्रीम या एडिबल आइस या पान मसाला, टबेको एंड मैन्युफैक्चर्ड टबेको सब्स्टिट्यूट, इन प्रोडक्ट के नाम याद कर लो। यदि इनमें से भी कोई ओनली इन्हीं प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट्स में, यदि वो पर्सन आइसक्रीम, पान मसाला, एडिबल आइस, टबेको एंड टबेको सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्ट्स में डील करता है, तो अदर देन 10 स्टेट ओनली गुड्स में एंगेज होने के बाद भी 40 लाख रुपीस का एप्लीकेबल नहीं होगा लिमिट। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 20 लाख रुपए की लिमिट देखनी होगी। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, मिस्टर ए ऑफ आसाम। आसाम का मतलब क्या हुआ, ये 10 स्टेट में नहीं आ रहा है, ये 10 स्टेट है उनमें नहीं आ रहा है, अदर देन 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो आपको लिमिट याद रखनी पड़ेगी, 40 लाख भी हो सकती है, 20 लाख भी हो सकती है। और ये पर्सन एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ शूज या पान मसाला में एंगेज है। ये जो नोटिफाइड गुड्स है, नोटिफाइड गुड्स के अंदर एंगेज नहीं है, तो जो लिमिट एप्लीकेबल होगी दैट इज 40 लाख रुपीज। जो लिमिट एप्लीकेबल होगी दैट इज 40 लाख रुपीज की लिमिट एप्लीकेबल होगी। और आपका एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख रुपए का है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है। यदि पर्सन एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ पान मसाला, यदि पान मसाला के अंदर एंगेज्ड है और यदि आप पान मसाला की सप्लाई करते हो, तो आपको 40 लाख रुपीस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो जो आपका लिमिट कंसिडर किया जाएगा 20 लाख किया जाएगा, और एग्रीगेट टर्नओवर आपका 22 लाख रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर सी बोल सकते हो आप।
एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, यदि आप सर्विसेज में एंगेज हो, मतलब ओनली गुड्स में तो है ही नहीं, तो यदि आप सर्विसेज में एंगेज हो तो आपकी जो लिमिट है 20 लाख रुपए की एप्लीकेबल होगी, और आपका एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख रुपीस का है, मतलब अगेन आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर डी, इन सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली गुड्स में आप एंगेज हो, ओनली गुड्स में आप एंगेज हो, तब आपको 40 लाख रुपीस का लिमिट एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे जो लिमिट एप्लीकेबल होगा दैट इज द 20 लाख रुपीस, और आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, दैट इज 22 लाख रुपीस। तो अगेन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब 40 लाख रुपीस का तभी लिमिट एप्लीकेबल होगा, 40 लाख रुपीस का एग्जेम्पशन लिमिट तभी एप्लीकेबल होगा जब अदर देन 10 स्टेट और नोटिफाइड गुड्स के अंदर आप एंगेज नहीं हो, और ओनली गुड्स के अंदर आप एंगेज हो, तब आपको क्या होता है 40 लाख रुपए का लिमिट एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज आपके ऊपर 20 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल हो। और जब फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब पॉइंट ये आता है सर, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होगा, सेक्शन 2 क्लॉज 6 एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर 4 पॉइंट इंक्लूड करता है। नंबर 1 टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूड होगी, एग्जाम सप्लाईज इंक्लूड होगी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बहुत इंक्लूड होगा, इंटर स्टेट सप्लाईज इंक्लूड होगी, और ये आपको इंक्लूड करनी होगी ऑफ द पर्संस हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, और जो पूरे इंडिया के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब जितनी भी आपकी ब्रांचेस है, जितने भी आपके ऑफिसेज है, सेम पेन नंबर के, उन सबको कंप्यूट किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, और आपकी सप्लाईज के अंदर चारों सप्लाईज इंक्लूड की जाएगी। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, पॉइंट नंबर 1, यदि ए जिसके लिए हम देख रहे हैं, यदि हम ए की एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं और ए ने कोई इनवर्स सप्लाईज एक्स से ली, यदि ए ने कोई एग्रीगेट, यदि ए ने कोई इनवर्स सप्लाईज एक्स से ली, तो ये ए के पॉइंट से क्या इनवर्स सप्लाईज है, माना कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ए को टैक्स पे करना पड़े, लेकिन ए के पॉइंट से ये आउटवर्ड सप्लाईज नहीं है, माना कि टैक्स पे करना पड़ रहा है ए को, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जहां सप्लायर टैक्स नहीं पे करता, रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, लेकिन ये टैक्स पे करने की वजह से इनवर्स सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई थोड़ी बन जाएगी। तो ऐसे इनवर्स सप्लाई जहां पे पर्सन को रिवर्स चार्ज की वजह से टैक्स पे करना पड़ रहा है, ये ए के पॉइंट से आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, इसलिए ए की एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर ये इंक्लूड नहीं की जाएगी। एज वेल एज जब वैल्यू देखोगे, क्योंकि आपको चार सप्लाईज इंक्लूड करनी, टैक्सेबल सप्लाईज भी इंक्लूड करनी है, एग्जाम सप्लाईज भी इंक्लूड करनी है, एक्सपोर्ट भी इंक्लूड करना है, इंटर स्टेट सप्लाईज भी इंक्लूड करनी है। तो जब ये सप्लाईज इंक्लूड करोगे तो वैल्यू के अंदर आपको CGST, SGST, IGST, UTGST, GST जो भी है उसको एक्सक्लूड करके आपको वैल्यू का अमाउंट देखना पड़ेगा। और यदि वो वैल्यू एग्रीगेट टर्नओवर यदि फाइनेंशियल ईयर में यदि 10, 20 और 40 लाख से ज्यादा होता है तभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। नोट नंबर 1, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते टाइम कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान से डायरेक्टली एग्जांपल पे आना। यदि हम बात करें बी के पॉइंट से, तो बी अपना माल भी बेचता है और बी प्रिंसिपल के भी आप पे भी माल बेचता है। ध्यान से देखना एग्जांपल को। एग्जांपल नंबर 1, यदि बी खुद का मोबाइल भी बेचता है, फॉर एग्जांपल बी एक डीलर है जो मोबाइल बेचता है, बी खुद का मोबाइल भी बेचता है और बी अपने प्रिंसिपल पी के भी आप पे भी क्या करता है, सप्लाईज करता है। और फॉर एग्जांपल बी की जो सप्लाईज है वो है, फॉर एग्जांपल खुद की सप्लाईज है 12 लाख रुपए और बी प्रिंसिपल के भी आप पे फॉर एग्जांपल 9 लाख रुपीस का माल बेच देता है। तो जब बी का एग्रीगेट टर्नओवर आप कैलकुलेट करोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आप ऑन सप्लाईज को काउंट नहीं करोगे, ऑन सप्लाईज के साथ जो बी ने प्रिंसिपल के भी आप पे जो सप्लाईज की है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन वो ओनली 12 लाख रुपीस नहीं होगा, 12 + 9 दैट इज 21 लाख रुपीस। और यदि इसके ऊपर 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है तो 20 लाख से ऊपर होते इसे क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 के लिए हम डायरेक्टली एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखना, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को रॉ मटेरियल दिया, जॉब वर्कर क्या करता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है, फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो जॉब वर्कर के द्वारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, या तो वो रिटर्न कर देगा या तो वो रिटर्न कर दे प्रिंसिपल को, या प्रिंसिपल के भी आप पर प्रिंसिपल के डायरेक्शन पे जॉब वर्कर करेगी। तो प्रिंसिपल के डायरेक्शन पर यदि जॉब वर्कर ने यदि माल किसी और को बेच दिया, बी को बेच दिया, तो ये जो प्रिंसिपल के डायरेक्शन पे जो भी गुड्स बी को बेचा गया है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का माल जो बी को बेचा दिया है,
तो क्या ये जॉब वर्कर के टर्नओवर में इंक्लूड होगा, बीके के टर्नओवर में इंक्लूड होगा? ये जॉब वर्कर के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा, ये पी के टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इसका मालिक कौन है? माना कि बनाया जॉब वर्कर ने, लेकिन रॉ मटेरियल किसका था? गुड्स था किसका? प्रिंसिपल का। तो यदि प्रिंसिपल की डायरेक्शन पे, प्रिंसिपल के ब्याह पे, प्रिंसिपल के कहने पर यदि जॉब वर्कर के द्वारा यदि कोई गुड्स यदि सप्लाई किया भी जाता है तो वो जॉब वर्कर की टर्नओवर का पार्ट नहीं है, वो प्रिंसिपल के एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। हमने बोला एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर एग्जाम सप्लाईज भी इंक्लूड होगी। सर एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या हुआ? एग्जाम सप्लाई के अंदर पहला पॉइंट, ऐसी सप्लाईज, ऐसे गुड सर्विसेज और बहुत जिन पर 0% नील टैक्स लगता है, या वो सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट है, ओनली एग्जेम्प्ट, बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है, या ऐसी सप्लाईज जो नॉन टैक्सेबल है, जिनके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। तीन बातें। फर्स्ट के अंदर जिन पर 0% टैक्स लग रहा है, 0% मतलब जीरो रेटेड टैक्स नहीं, जीरो रेटेड अलग होता है, जीरो रेटेड अलग होता है। इसको मैं आपको डिटेल में बताता भी हूं विद आईटीसी। तो यहां पे आपको इतना से याद रखना है कि ऐसे सप्लाई जिन पर 0% टैक्स लग रहा है, 0% मतलब टैक्स रेट जीरो है, या जिन सर्विस जिन पर टैक्स माफ किया हुआ है, टैक्स लग तो रहा है, मतलब जीएसटी का रेट 18% है, लेकिन आपने क्या कर रखा है? माफ किया हुआ है। पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, जिनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, ऐसी सप्लाईज, फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक लिकर। हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम सप्लाई इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो एग्जाम सप्लाई के अंदर सारी सप्लाई आ जाएगी, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड की जाएगी। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या हुआ? नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब ऐसे सप्लाई जिनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं, लाइक अल्कोहलिक लिकर फॉर होम कंजप्शन, या जो आर्टिकल्स स्पेसिफाइड एंड लिस्टेड इन द सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, और यू कैन से इन द शेड्यूल। समझ में आ गई बात? अगर जिन जिन आर्टिकल्स के ऊपर लगते हैं, लाइक पेट्रोलियम क्रूड था, याद है, नेचुरल गैस था, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, याद है बेटा? तो जिनके ऊपर 9 सबसेक्शन 1 दैट इज अल्कोहल लिकर, जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, 9(2) के अंदर 5 प्रोडक्ट्स, और बाकी शेड्यूल 3 के अंदर जिनको सप्लाईज नहीं माना जाता है, तो ये जितनी भी सप्लाईज है, ये क्या है बेटा? ये नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, जिनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता। और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट है, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। ये तो हमारा सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। एग्रीगेट टर्नओवर जब 10, 20 और 40 लाख से ज्यादा होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब हमने डिटेल में देख लिया। अब हम आते हैं सेक्शन 24, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिनको सेक्शन 24 के अंदर कवर्ड है, तो देन आपका एग्रीगेट टर्नओवर चाहे 10, 20 और 40 लाख से ज्यादा नहीं भी हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैंडेटरी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ, आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पर्सन यहाँ पे स्पेसिफाइड है उन्हें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, दो पर्सन जिन्होंने इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर दी, मतलब ये पर्सन है जो राजस्थान का है, दूसरा पर्सन है उड़ीसा का है। तो यदि राजस्थान का जो सप्लायर है उसने उड़ीसा के पर्सन को क्या किया? सप्लाईज की, तो देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू राजस्थान ये क्या है? इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। और यदि आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज करोगे तो क्या होगा? आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इवन इसका सप्लाई 5 लाख का ही क्यों नहीं हो। समझ में आया? इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करने पर एग्रीगेट टर्नओवर आपको नहीं देखना होता, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आई हुई है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी हुई है? किनको एग्जेम्पशन दी हुई है? टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाईज करने वालों को दी हुई है, मतलब गुड्स वालों के लिए नहीं है। यदि आप सर्विसेज यदि इंटर स्टेट सप्लाईज कर भी देते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन तभी कराना पड़ेगा जब आपका 10 और 20 लाख से ज्यादा हो, लेकिन गुड्स के लिए एग्जेम्पशन नहीं है। गुड्स वालों को तो इंटर स्टेट करते ही क्या करना पड़ेगा? चाहे 10 लाख का हो, चाहे 5 लाख का हो, चाहे 2 लाख का हो। यदि आपने इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स कर दी तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरी करवाना है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। Point number 2 is a casual taxable person making a taxable supply. Casual taxable person किसको बोलते हैं? तो फुर हो जाते हैं, मतलब पूरे टाइम भी। तो जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन,
इतना ही डिफरेंस है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंडियन पर्सन है, इंडियन कंपनी है, और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कोई फॉरेन कंपनी जो फॉर ए टाइम बिंग इंडिया में कोई भी एग्जीबिशन लगाने के लिए आती है। इसका मतलब वो परमानेंट सप्लाईज नहीं कर रहे, 10 दिन 20 दिन 40 दिन 50 दिन फॉर ए टाइम बिंग सप्लाईज करने के लिए आते हैं। तो ऐसे केसेस में आप 15 दिन भी यदि आप सप्लाईज कर रहे हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चाहे आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1 लाख रुपए का ही क्यों ना हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मुंबई का डीलर है, जयपुर के अंदर जब एग्जीबिशन लगी तो इसने 7 दिन के लिए अपनी फर्नीचर की एग्जीबिशन लगाई, तो 7 डेज के लिए भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जितना भी टैक्स बनेगा वो एडवांस के अंदर पे करना पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में डिफरेंस ये है कि कोई डीलर है अमेरिका का, वो जयपुर में आया और एग्जीबिशन लगाई फॉर ए पीरियड ऑफ 7 डेज, तो 7 डेज के लिए भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 7 डेज में आपका सप्लाईज 20 लाख से ज्यादा हो, नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप 7 दिन के लिए भी आप सप्लाई करते हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। पॉइंट नंबर 4, जब मैं रिवर्स चार्ज आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद में ये वाला पॉइंट आपको कवर करता हूं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर जो पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल है, तो जो भी पर्सन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर टैक्स पे करने के लिए लायबल है उनकी बात की जा रही है। पॉइंट नंबर 5, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अलावा यदि कोई पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू यदि सप्लाईज करता है, और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस पे करने के लिए लायबल है, क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जब टैक्स पे करने के लिए लायबल है तो ऐसा पर्सन को क्या बोला, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेक्शन 52 के अंदर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यदि सेक्शन 9(5) के अंदर कवर्ड नहीं है तो उन्हें टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है, और जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं कौन से में, सेक्शन 52 में, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो पर्सन सप्लाईज करते हैं जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, यदि ये टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर भी कंपल्सरी रजिस्टर करेगा। और इन पर्सन के थ्रू जो पर्सन सप्लाईज करेगा, जो एक्चुअल सप्लायर है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कराना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 और 6 साथ में पढ़ना बेटा, और मैंने दोनों पॉइंट आपको साथ में बता दिया। जो टीडीएस वाले बनते हैं, जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है सेक्शन 51 के अंदर, और जो रिवर्स चार्ज के अंदर जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, उनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और यदि कोई पर्सन यदि किसी टैक्सेबल पर्सन के ब्याह पर यदि टैक्सेबल सप्लाईज करता है, चाहे एजेंट हो या अदरवाइज हो, उनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। पॉइंट नंबर 10, आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो पहले से जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो रजिस्टर्ड, यदि आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, आईटीसी के पर्पस के लिए, आईटीसी वाले चैप्टर में पोस्टमार्टम होता है, तो यदि आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तब भी, और यदि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, यदि आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हो, यदि आप आईटी से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 12, यदि एवरी पर्सन सप्लाइंग द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन, यदि इंडिया के बाहर से यदि आप कोई भी ऑनलाइन, यदि कोई पर्सन इंडिया के अंदर है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसे ऑनलाइन कोई मूवी या कोई डेटा या कुछ भी एक्सेस कर लिया, तो यदि कोई पर्सन इंडिया के बाहर से, मतलब जो वेबसाइट थी वो वेबसाइट कहाँ की थी, फॉरेन कंपनी की थी, और जो पर्सन है वो कोई कंज्यूमर है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो यदि इंडिया के बाहर से यदि कोई पर्सन जो इंडिया का है यदि सर्विसेज अवेल्ड कर ली, तो जो पर्सन इंडिया के बाहर से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, उसे क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। Now we come to the section 23, persons not liable for registration। 2 पॉइंट है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 एंड 23 सबसेक्शन 23(1) में भी 2 पॉइंट आते हैं। नंबर 1, ऐसे पर्सन जो ओनली एग्जेम्प्ट सप्लाईज करते हैं या जिनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता, तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, चाहे आपका टर्नओवर 1 करोड़ ही 5 करोड़ ही क्यों ना हो। लेकिन यदि आप एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाईज करोगे तब तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन एक्सक्लूसिवली ओनली एग्जेम्प्ट वाला सप्लाईज या
जिनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता, यदि वो सप्लाईज यदि आप करते हो तो टर्नओवर कोई मायने नहीं रखता, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। सेकंड पॉइंट, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, मतलब जितना एग्रीकल्चरिस्ट का एग्रीकल्चर से जो सप्लाईज होता है, आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड जो सप्लाईज होता है, वो वाला सप्लाईज का अमाउंट एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चर वाला सप्लाई भी करता है और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी करता है, तो जितना नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो वाला सप्लाईज आपके एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो आपके सप्लाईज के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 सब सेक्शन 223(2) क्या कहता है? गवर्नमेंट जिन कैटेगरी ऑफ पर्संस को नोटिफाइड कर देगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम देख लेते हैं एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब क्या है। सेक्शन 2 क्लोज 7, एग्रीकल्चरिस्ट कभी भी कंपनी नहीं होगी, या तो कोई इंडिविजुअल होगा या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, HUF, जो खुद बाय ऑन लेबर या बाय द लेबर ऑफ फैमिली या बाय सर्वेंट, मतलब जब आप खुद काम करो या फैमिली के थ्रू काम कराओ या सर्वेंट के थ्रू भी यदि आप काम करते हो जिस पर आपका पूरा सुपरविजन है, आपका खुद का या आपकी फैमिली का, और आप कंसिडरेशन में चाहे उनको वेजेस दो, केस में दो या काइंड में दो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं। तो काम किसी और से कराओ, लेकिन आप सुपरवाइज कर रहे हो तो आप ही क्या माने जाओगे? एग्रीकल्चरिस्ट माने जाओगे। और एग्रीकल्चरिस्ट की जो एग्रीकल्चर की जो सप्लाईज है वो इंक्लूड नहीं की जाती। अब ये डाउट आ रहा होगा, सर फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली ए के लिए क्या फैमिली होगी? ध्यान से देखना, ए के लिए एक खुद, एक ही स्पाउस, एक ही स्पाउस, एक के बच्चे, और ये तो हमेशा क्या होंगे? फैमिली में ही माने जाएंगे। लेकिन एक के मम्मी पापा, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स भी एक के लिए फैमिली माने जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, यदि वो फुल्ली मेनली डिपेंडेंट ऑन दी। नाउ वी कम टू द सेक्शन 25 सबसेक्शन 1। 25 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जिस भी स्टेट यूनियन टेरिटरीज से आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जिस स्टेट यूनियन टेरिटरीज के अंदर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां से यदि आप सप्लाईज करते हो, जहां से भी आप सप्लाईज करते हो, उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कितने दिनों के अंदर? विद इन 30 डेज। जिस दिन आप लाइबल हुए, जिस दिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10, 20 या 40 लाख क्रॉस किया, या सेक्शन 24 की किसी भी कैटेगरी के अंदर आप कवर्ड हुए, तो जिस दिन आप लाइबल है, उस लाइबल होने से 30 डेज के अंदर आपको क्या करना होगा? जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आप सप्लाईज करते हो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये कौन से वाले पर्सन के लिए? जो 22-24 के अंदर जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है। लेकिन यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है इसका, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा, क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी सेक्शन 24 के अंदर कवर्ड है, लेकिन इनके लिए अलग से प्रोविजन बनाया, क्योंकि भैया आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए आने वाले, और वापस से आप क्या चले जाओगे? मुंबई से आए तो मुंबई चले जाओगे, जापान से आए तो जापान चले जाओगे, फॉर अ टाइम बीइंग आप आए हो। इसलिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जब बिजनेस कमेंस करेगा उसके 5 डेज पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, राइट? जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से अब आप सप्लाई करोगे, उस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस कमेंस करने के 5 डेज प्रायर। यदि कोई पर्सन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया से यदि सप्लाईज करता है, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया का मतलब ये हुआ कि जो भी इंडिया की जो बाउंड्रीज है, उन बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स का जो भी एरिया एक्सटेंड होता है, तो 12 नॉटिकल माइल्स का जो भी एरिया है, तो 12 नॉटिकल माइल्स भी इंडिया के अंदर माना जाता है, दैट इज अ TWI। तो यदि आप 12 नॉटिकल माइल्स से यदि कोई भी सप्लाईज करते हो, फॉर एग्जाम्पल यदि आप उड़ीसा में नहीं हो, उड़ीसा से यहां से यदि आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो, देख रहे हैं बेटा, तो देन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? क्योंकि ये TWI के अंदर तो है, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया भी इंडिया के अंदर इंक्लूड किया जाता है, और इंडिया में यदि आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो स्टेट यूनियन टेरिटरी नियरेस्ट है,
जो भी स्टेट यूनियन टेरिटरी आपके नियरेस्ट है उस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आपको करना पड़ेगा जिस दिन से आप लाइबल हुए उस दिन के 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। यदि कोई कंपनी ए लिमिटेड की 2 यूनिट है, यूनिट 1 जयपुर में और यूनिट 2 भी अनदर जयपुर में है, लेकिन वो एसईजेड एरिया में और एक यूनिट आपके नॉन एसईजेड एरिया है, तो वैसे प्रोविजन होता है कि एक ही स्टेट यूनियन टेरिटरी में जितने भी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस हो आपको एक ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वन स्टेट वन यूनियन टेरिटरीज इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। आप एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चला सकते हो, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, मैं आगे बताऊंगा। आप चाहो तो करा सकते हो लेकिन कंपलसरी नहीं होता। तो इसका मतलब यदि एक ही रूल नंबर 11 के अंदर कंडीशन दे रखी होती है वो यदि आप कंप्लाइंस कर लेते हो तो बात अलग है, अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायरमेंट एट ऑल। एक स्टेट यूनियन टेरिटरीज में चाहे आपके 15 प्लेस ऑफ बिजनेस हो, 50 प्लेस ऑफ बिजनेस हो या 100 प्लेस ऑफ बिजनेस हो, आपको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन यदि डिफरेंट स्टेट हुआ तब आपको 2 रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो उसी का एक प्रोविजन और दिया हुआ है, यदि एक ही स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में यदि आपके 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है, 2 यूनिट, एक एसईजेड एरिया में एक नॉन एसईजेड एरिया में, और जो यूनिट आपकी एसईजेड एरिया में है उसका भी आपको रजिस्ट्रेशन सेपरेटली कराना पड़ेगा, तो नॉन एसईजेड वाली यूनिट भी रजिस्टर्ड होगी और एसईजेड एरिया के अंदर जो आपकी यूनिट है, जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इवन दोनों यूनिट, दोनों प्लेस ऑफ बिजनेस आपके एक ही स्टेट में फिर भी। सेक्शन 25 सबसेक्शन 2, 25 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जीएसटी के अंदर जो भी आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलता है। एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में आपके कितने ही प्लेस ऑफ बिजनेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही रजिस्ट्रेशन मिलता है। लेकिन एक ही स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में यदि मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस के आधार पे आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मिल सकते हैं, यदि रूल नंबर 11 की कंडीशन यदि आप फुलफिल करो तो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है। लेकिन यदि डिफरेंट स्टेट में आपके प्लेस ऑफ बिजनेस हुए तब तो आपको मैंडेटरी डिफरेंट स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिन जिन स्टेट यूनियन टेरिटरी में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है उन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी। सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? वो ये कहता है कि चाहे जब डिफरेंट स्टेट है तब तो आपने 2 रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, और यदि एक ही स्टेट में रूल नंबर 11 के आधार पर यदि आपने 2 रजिस्ट्रेशन करवा लिए तो यदि एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर, यदि पैन नंबर एक है और यदि आपकी 2 यूनिट है, रीजन कोई भी हो, यदि सेपरेटली रजिस्टर्ड है, यदि 2 जीएसटी नंबर है, पैन नंबर एक ही और आपके 2 जीएसटी नंबर है, तो ऐसे यूनिट ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं दैट इज अ डीपी, डिस्टिंक्ट पर्सन। और आप बोल सकते हो ब्रांचेज और हेड ऑफिस या ब्रांचेज। तो ये क्या होती है? ये डिस्टिंक्ट पर्संस माने जाते हैं। और डिस्टिंक्ट पर्संस की इंपॉर्टेंस मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बता दी थी। क्या बताया था कि डिस्टिंक्ट पर्सन यदि आपस में सप्लाईज करते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई माना जाता है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 दैट इज अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। यदि आप 22-24 के अंदर आप लाइबल नहीं हो रजिस्ट्रेशन के लिए तब भी आप वॉलंटरी अपनी इच्छा से रजिस्टर्ड करा सकते हो। और एक बार यदि आपने अपने आप को वॉलंटरी रजिस्टर्ड करा लिया तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जो प्रोविजन रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद आपके ऊपर भी वो सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे। नाउ वी कम टू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रूल नंबर 8, 9, 10 में हम कवर करेंगे कि जो सेक्शन 22-24 के अंदर जो पर्सन लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है या जो वॉलंटरी जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उनको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ध्यान से, जो एप्लीकेंट कौन है? जो भी पर्सन 22-24 के अंदर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है एक्सेप्ट 4 पर्सन। एनआरटीपी के लिए अलग से प्रोसीजर दिया हुआ है, सेक्शन 51 टीडीएस वालों के लिए अलग से प्रोसीजर दिया हुआ है, रूल नंबर 8 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 52 टीसीएस वालों के लिए अलग से प्रोसीजर दिया हुआ है, रूल नंबर 8 अप्लाई नहीं होगा। OIDARS ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज, यदि आप ये सप्लायर है, यदि आप ये पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है, उस रूल में जाके देखना। और बाकी यदि कोई पर्सन 22-24 के अंदर किसी और रीजन की वजह से लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है या कोई पर्सन पॉइंट नंबर 2 वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो देन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले
रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले फॉर्म नंबर जीएसटी REG 01 के पार्ट ए के अंदर अपनी बेसिक डिटेल्स को वेरीफाई कराना पड़ेगा। सर आपकी बेसिक डिटेल्स क्या है? दैट इज अ पैन नंबर, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 10 कैरेक्टर्स होंगे वो पेन नंबर होगा, तो पेन नंबर को वेरीफाई कराना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा मोबाइल नंबर से होगा या ईमेल आईडी से होगा, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। इसलिए जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दोगे तो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सबसे पहले आपको पेन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो इन डिटेल्स के साथ पार्ट ए ऑफ द फॉर्म नंबर जीएसटी REG 01 के अंदर ये डिटेल्स आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल gst.gov.in पर फाइल करनी है। और जैसे ही आपने ये इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी कॉमन पोर्टल में बेसिक डिटेल्स फाइल की, इमीडिएटली पेन नंबर भी वैलिडेट किया जाएगा फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाइड किया जाएगा थ्रू ओटीपी। और आफ्टर वेरिफिकेशन इमीडिएटली जो एप्लीकेंट है उसको टीआरएन नंबर, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर क्या होगा, मिल जाएगा। आफ्टर वेरिफिकेशन और टेम्पोररी रेफरेंस नंबर मिलने के बाद ये जो एप्लीकेंट है इस टेम्पोररी रेफरेंस नंबर को यूज करते हुए एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट करेगा इन द पार्ट बी ऑफ द फॉर्म जीएसटी REG 01। सर कहां फाइल करेगा? जीएसटी कॉमन पोर्टल gst.gov.in। एक बात याद रखनी पड़ेगी, यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, एनआरटीपी के लिए सेपरेट प्रोसीजर है, लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए रूल नंबर 80 अप्लाई होता है। और यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और यदि आपने एप्लीकेशन सबमिट की है फॉर्म नंबर जीएसटी REG 01 के पार्ट बी के अंदर, तो याद रखना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के साथ जितना भी आपका टैक्स बनता है एस्टिमेटेड वो पूरा का पूरा भी आपको जमा कराना पड़ेगा। और जैसे ही आपने जीएसटी कॉमन पोर्टल पे पार्ट बी आपने जैसे ही फाइल किया, फाइल करते ही इलेक्ट्रॉनिकली आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा इन द फॉर्म नंबर जीएसटी REG 02। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी पड़ेगी, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप पार्ट बी फाइल करते हो ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल, तो जिनको मतलब कुछ पर्सन, कौन से अदर देन ए पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25(6)(d), मतलब जिनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन पर्सन को एग्जेम्प्ट कर रखा है अदर देन उनके अलावा यदि कोई पर्सन पार्ट बी के अंदर जब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? आधार का ऑथेंटिकेशन करवाना है नहीं करवाना है ये ऑप्ट करना पड़ता है। और यदि एप्लीकेंट ने आधार के ऑथेंटिकेशन को यदि ऑप्ट किया है और यदि आप आधार के ऑथेंटिकेशन को यदि आप ऑप्ट करते हो कि आप आधार नंबर को ऑथेंटिकेट करना चाहते हो एप्लीकेशन के साथ ही, तो जब आप रजिस्ट्रेशन की पर्टिकुलर्स फाइल करोगे, पार्ट बी आप फाइल करोगे, उसी के साथ आपका आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। इन केसेस में जहां आधार कार्ड का आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन होता है तो एप्लीकेशन सबमिशन डेट क्या मानी जाएगी? जिस दिन आधार नंबर ऑथेंटिकेट होगा और 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन अगेन पहली बात तो 21 अगस्त 2020 को ये नया रूल आया था, ये अमेंडमेंट हुआ था, फिर ये रूल अगेन अमेंड हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 12th, नॉट विद इफेक्ट फ्रॉम विद नोटिफिकेशन 12 दिसंबर 2020। लेकिन ये वाला जो नोटिफिकेशन है 12 दिसंबर 2020 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मई और जून 2021 अटेम्प्ट, राइट। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का नवंबर और दिसंबर 21 ऑनवर्ड्स एग्जाम है उनको ये वाला नोटिफिकेशन ध्यान रखना है, जो पहले वाला जो नोटिफिकेशन बनाया वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें सिंपल ही दिया हुआ है कि जब आप एप्लीकेशन पार्ट बी फाइल करोगे उसके साथ आपके दो ऑप्शंस होंगे, या तो आधार का नंबर का ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करोगे या आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं करोगे। यदि आपने आधार नंबर का यदि ऑथेंटिकेशन यदि ऑप्ट किया तो किस तरीके से ऑथेंटिकेशन किया जाएगा? बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा एंड टेकिंग द फोटोज। लेकिन यदि आपने आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन यदि ऑप्ट नहीं किया तो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बायोमेट्रिक फोटोग्राफ एंड वेरिफिकेशन होगा अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, मींस फिजिकल वेरिफिकेशन होगा लेकिन इंफॉर्मेशन बायोमेट्रिक आपको देनी पड़ेगी, बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स होगी, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशंस। अब जब एप्लीकेशन आपने जीएसटी कॉमन पोर्टल पे पार्ट बी के अंदर फाइल कर दी, पार्ट बी के अंदर फाइल कर दी, जीएसटी कॉमन पोर्टल प्रॉपर ऑफिसर को ही फॉरवर्ड कर देगा। अब वही होगा जो मंजूरी खुदा प्रॉपर ऑफिसर।
तो प्रॉपर ऑफिसर के पास ये एप्लीकेशन आ गई है, पार्ट बी वाली एप्लीकेशन आ गई है। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, तो प्रॉपर ऑफिसर इन एप्लीकेशंस को एग्जामिन करे। तो विदिन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, प्रॉपर ऑफिसर इन एप्लीकेशन को एग्जामिन करने के बाद और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद या तो एप्लीकेशन को, या तो एप्लीकेशन सही लगेगी या एप्लीकेशन गलत लगेगी। यदि प्रॉपर लगती है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर, मतलब प्रॉपर ऑफिसर को 7 वर्किंग डेज के अंदर एप्लीकेशन को एग्जामिन करना है। और यदि प्रॉपर ऑर्डर में है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर ही प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आरसी दे देगा, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा एप्लीकेंट को इन द फॉर्म जीएसटी REG 06 में। लेकिन 7 वर्किंग डेज के अंदर जब प्रॉपर ऑफिसर ने एप्लीकेशन को एग्जामिन किया, उसे लगा कि एप्लीकेशन ऑर्डर में नहीं है, फर्दर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देन 7 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज में ही सब होगा, फर्दर 7 वर्किंग डेज नहीं। एप्लीकेशन सबमिट होने के 7 वर्किंग डेज में ही एप्लीकेशन को एग्जामिन करना है। और यदि वो ऑर्डर में नहीं है तो इन्हीं 7 वर्किंग डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, मतलब 7 वर्किंग डेज के अंदर 2 बातें होगी, या तो आपको आरसी मिल जाएगा यदि एप्लीकेशन प्रॉपर हुई, और यदि एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, नोटिस देगा फर्दर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स और क्लेरिफिकेशन देने के लिए। और ये नोटिस किसको दे दिया, एप्लीकेंट को दे दिया, राइट। अब एप्लीकेंट क्या करेगा, या तो रिप्लाई देगा या रिप्लाई नहीं देगा। लेकिन उससे पहले एक अगेन अमेंडमेंट आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 22 दिसंबर 2020। और ये अमेंडमेंट क्या कहता है, सुनना बात ध्यान से। यदि कोई भी पर्सन अदर देन ए पर्सन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25, मतलब जो एग्जेप्ट कैटेगरी जिनके लिए आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन नहीं कराना, तो जिनको आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन से जो एग्जेप्ट है उनको छोड़ के कोई भी पर्सन जिनने आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन करवाया था, आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन करवाया नहीं था, आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया था लेकिन फेल हो गया, या ऑप्ट ई नहीं किया, आपने ऑप्ट किया फेल हो गया, आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन आपने ऑप्ट ही नहीं किया, या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आधार नंबर के ऑथेंटिकेशन के बाद भी मुझे फिजिकल वेरीफाई करना है, तो देन ये प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, ये प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, फिजिकली वेरीफाई करेगा। तब सुनना बात ध्यान से, 7 वर्किंग डेज के अंदर आरसी नहीं मिलेगा। हमने बोला 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको आरसी मिल जाएगा यदि एप्लीकेशन प्रॉपर है। लेकिन यदि एप्लीकेशन यदि प्रॉपर हुई तो भी यदि आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन हो ही नहीं रहा, या आपने ऑप्ट ही नहीं किया, यदि आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन हो गया, फिर भी यदि प्रॉपर ऑफिसर विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी, यदि देखता है कि मुझे फिजिकली वेरीफाई करना है, और यदि आपको बिजनेस का प्लेस ऑफ बिजनेस का यदि फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो 30 दिन का टाइम पीरियड होगा रादर देन 7 वर्किंग डेज। within a period of 30 days, within the period of 30 days from the date of submission of application, या तो प्रॉपर ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा, या आप एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं होगी। ये वाला पॉइंट कब होगा, जब एप्लीकेशन प्रॉपर है, जब एप्लीकेशन प्रॉपर है तो आपको आरसी मिल जाएगा। और यदि एप्लीकेशन यदि प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, नोटिस दे दिया जाएगा इन द फॉर्म नंबर GST REG 03, रिप्लाई करो। अब एप्लीकेंट नोटिस रिसीव करने के 7 वर्किंग डेज के अंदर रिप्लाई देगा इलेक्ट्रॉनिकली, या तो रिप्लाई देगा या रिप्लाई नहीं देगा। और यदि 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि एप्लीकेंट ने रिप्लाई नहीं दिया तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि कोई रेस्पॉन्स नहीं आया फ्रॉम दी एप्लीकेंट। लेकिन यदि एप्लीकेंट ने 7 वर्किंग डेज के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली यदि रिप्लाई दे दिया, और यदि रिप्लाई दे दिया तो फिर वापस से क्या होगा, 2 बातें होगी। 7 वर्किंग डेज के अंदर या तो प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाएगा, यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होगा, और 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। और यदि सेटिस्फाइड हो गया विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई तो प्रॉपर ऑफिसर आपको आरसी दे देगा इन द फॉर्म नंबर GST REG 06। अब आपको ये वाला जो अपन ने पूरी रूल नंबर 9 की जो अपन ने प्रोसीजर पढ़ी, उससे ही आपको रूल नंबर 9 सब रूल 5 बनाना है। 7 वर्किंग डेज के अंदर या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी होती है, नोटिस देना होता है। 30 डेज के अंदर या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी होती है या नोटिस देना होता है। और यदि प्रॉपर ऑफिसर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, और फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई 7 वर्किंग डेज के अंदर या तो एप्लीकेशन
रिजेक्ट करनी होती है या एक्सेप्ट करनी होती है। तो जो भी हमने अभी टाइम पीरियड पढ़ा था, उस टाइम पीरियड के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर कोई भी एक्शन नहीं लेता तो ये माना जाएगा कि प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो गए हो, आपके एप्लीकेशन अप्रूव्ड है। दिस इज द रूल नंबर 9। सब रूल नंबर 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 ये कहता है कि जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा वो किस में आएगा? आरसी के अंदर आएगा। सर ये कितने कैरेक्टर्स का होगा? 15 कैरेक्टर्स का होगा। सर 15 कैरेक्टर्स कैसे होंगे? स्टार्टिंग के जो 2 कैरेक्टर्स है वो आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी को बताएगा। देन 10 कैरेक्टर्स आपके पेन नंबर या टीडीएस या टीसीएस नंबर को बताएंगे। 2 कैरेक्टर एंटिटी के लिए होंगे और लास्ट का 1 कैरेक्टर चेकसम कैरेक्टर होगा, स्पेशल कैरेक्टर का होगा। और रूल नंबर 9 के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर यदि आपको रजिस्ट्रेशन दे देता है तो आपको आरसी मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट क्या होगी एज पर रूल नंबर 10? यदि आप 22-24 पहला केस, यदि आप 22-24 के अंदर यदि आप लाइबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए और आप जिस दिन आप लाइबल हुए आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और यदि आपने 30 डेज के अंदर यदि अप्लाई कर दिया फ्रॉम द डेट ऑफ लाइबल, तो देन आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब माना जाएगा? जिस दिन आप लाइबल हुए, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ जिस दिन आपने अप्लाई किया था, जिस दिन आप रजिस्टर्ड हुए। और बाकी सारे केसेस के अंदर चाहे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हो और लाइबल आप हो गए और लाइबल होने के 30 दिन के बाद यदि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, उन दोनों केसेस के अंदर जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा दैट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रूल नंबर 10 क्या कहता है? यदि आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हो, जीएसटी के रजिस्टर्ड होने के जस्ट बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स जीएसटी कॉमन पोर्टल पे फर्निश करनी पड़ेगी इन द राइट जीएसटी नंबर मिलने के बाद। सर कितने टाइम पीरियड के अंदर करनी पड़ेगी? विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जो भी ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने के अंदर सेक्शन 39 व्हिचएवर इज अर्लियर, उतने टाइम पीरियड के अंदर बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको फर्निश करनी है जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के बाद। और रूल नंबर 10 से रूल नंबर 4 ये कहता है कि जो भी आपको आरसी मिलेगा इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन कोड के द्वारा वेरीफाइड किया जाएगा, साइन किया जाएगा बाय द प्रॉपर ऑफिसर। और रूल 10 सब रूल 5 किसकी वजह से बना हुआ है? रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5 की वजह से, दैट इज अ डीम्ड अप्रूवल। यदि प्रॉपर ऑफिसर ने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर एक्शन नहीं लिया था तो रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5 में हमने पढ़ा कि ये मान लिया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया तो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल पे मिल जाएगा। वो टाइम पीरियड जो एक्सपायर हुआ था, जो दिया हुआ था रूल नंबर 9(5) में, उसके 3 दिनों के अंदर विद इन 3 डेज, जो वहां पे टाइम पीरियड दिया हुआ ना 7 वर्किंग डेज और 30 डेज, वो टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद 3 दिनों के अंदर जीएसटी नंबर आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि जो आरसी है, ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। सर कहां डिस्प्ले करना पड़ेगा? जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और जो भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे आपको ये आरसी डिस्प्ले करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा ऑन द नेम बोर्ड ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज वेल एज द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। Now we come to the section 25 subsection A, that is a suo motu registration, where a person who is liable to be registered, whether section 22 or 20, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी एक्ट या एनी अदर लॉ में जो भी एक्शन ले सकता है इन एडिशन टू दैट suo motu on his own, ऐसे पर्सन को रजिस्टर कर देगा। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी दैट इज अ रूल नंबर 60। तो रूल नंबर 16 में प्रोसीजर है कि suo motu रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसीजर एप्लीकेशन। सेक्शन 25 सबसेक्शन 9, 4 पर्सन स्पेसिफाइड। यदि 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन से 4 स्पेसिफाइड पर्सन है, कौन कौन? स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ, multilateral financial institution and organization notified, consulate or embassy of foreign countries or any other person is may be notified by the commissioner। इन चारों में से कोई भी कैटेगरी का पर्सन है और इन चारों में से कोई भी कैटेगरी के पर्सन ने यदि कोई भी नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज सप्लाईज ली, जीएसटी पेड, तो देन
जीएसटी पेड यदि चारों में से कैटेगरी में कोई भी पर्सन यदि सप्लाईज लेता है जो जीएसटी पेड है उसका रिफंड के लिए वो एंटाइटल्ड है। तो रिफंड क्लेम करने के लिए इन चार कैटेगरी ऑफ पर्संस को क्या करना पड़ता है, यूआईएन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 9। सेक्शन 26 क्या कहता है, एचजीएसटी या यूटीजीएसटी में यदि आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो ये मान लिया जाएगा कि आप सीजीएसटी में भी रजिस्टर्ड हो, और यदि सीजीएसटी या यदि एचजीएसटी या यूटीजीएसटी में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि सीजीएसटी में भी आपकी एप्लीकेशन डीम्ड टू बी रिजेक्टेड। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ डीम्ड इन द सेक्शन 26। Now we come to the section 27 that is applicable for casual taxable person as well as the non-resident taxable person। कि दोनों ही कैटेगरी के पर्सन कुछ टाइम के लिए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आते हैं सप्लाईज करने के लिए, फिर फुल हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये रजिस्ट्रेशन परमानेंट टाइम पीरियड के नीचे चाहिए। इनको हमने ये तो पहले पढ़ ही लिया ना अभी कि रजिस्ट्रेशन के जब इनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो कब कराना पड़ता है, इनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए विद इन 30 डेज का टाइम पीरियड नहीं मिलता, बिजनेस कमेंस करने के 5 डेज प्रायर इनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन कितने पीरियड के लिए किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी होगी जितना भी टाइम पीरियड उन्होंने एप्लीकेशन के अंदर स्पेसिफाइड किया, और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब 90 डेज विच एवर इज अर्लियर। मतलब यदि आप चाहते हो कि 150 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो 150 दिन नहीं मिलेगा, टाइम पीरियड जितना भी एप्लीकेशन के अंदर आपने टाइम पीरियड किया 45 डेज और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर 45 डेज। एप्लीकेशन के अंदर आपने टाइम पीरियड ले लिया 120 और 90 डेज 90 डेज, मतलब एक बार आप मैक्सिमम 90 डेज के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हो। यदि 90 डेज के अंदर यदि आपकी सप्लाईज पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती, यदि आप रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कराना चाहते हो तो फर्दर 90 डेज के लिए टाइम रजिस्ट्रेशन आपका एक्सटेंड हो सकता है। तो ओरिजिनल मैक्सिमम 90 डेज एंड देन फर्दर 90 डेज के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कैन बी एक्सटेंडेड। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के साथ ही जितने ही पीरियड के लिए आप रजिस्ट्रेशन चाहते हो उतने पीरियड का आपको एडवांस में एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी के आधार पे टैक्स पे करना पड़ता है। और एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यदि आप फर्दर 90 डेज के लिए मैक्सिमम 90 डेज के लिए यदि आप एक्सटेंशन कराते हो तो एक्सटेंशन के टाइम भी जब आप एक्सटेंशन के लिए प्रॉपर ऑफिसर के पास जाओगे तो उस समय भी जितने टाइम पीरियड के लिए आप एक्सटेंशन चाहते हो उतने टाइम पीरियड का आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स जमा कराना पड़ेगा। सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 The amount deposited under subsection 2, तो सबसेक्शन 2 के अंदर जो एडवांस टैक्स जो आपके द्वारा जमा किया जा रहा है that will be credited to the electronic credit ledger of the such person and that will be utilized, उस महीने में यूटिलाइज किया जाएगा जो सेक्शन 49 के अंदर स्पेसिफाइड है। Now we come to the section 28, read with the rule number 19 for amendment of registration। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है या जिसको यूआईएन नंबर मिला हुआ है, यदि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने डिटेल्स दी थी या सब्सिक्वेंट जो भी आपने डिटेल्स फर्निश की थी, यदि वो चेंज हो जाती है तो ये चेंजेस इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी होगी, प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जीएसटी कॉमन पोर्टल पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जब प्रॉपर ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन दोगे, जीएसटी कॉमन पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन दोगे, तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो इसको अप्रूव भी कर सकता है और चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। और सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि एचजीएसटी और यूटीजीएसटी में एचजीएसटी और यूटीजीएसटी के अंदर जो भी आपके अमेंडमेंट के रिगार्डिंग जो आपने पर्टिकुलर सबमिट किए वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट हुए, वही सीजीएसटी एक्ट में भी मान लिया जाएगा, लाइक सेक्शन 20। अब सर ये समझ में आ गया कि रजिस्टर्ड पर्सन यूआईएन होल्डर को क्या करना है, अमेंडमेंट करवाना है, डिटेल्स फर्निश करनी है, जो भी चेंजेस हुआ कितने टाइम पीरियड के अंदर, कौन से फॉर्म के अंदर, ये सब आपको मिलेगा रूल नंबर 19 में। तो रूल नंबर 19 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई होगी। कौन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन यूआईएन होल्डर जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी आपने डिटेल फर्निश की थी या फ्यूचर के अंदर जो भी आपने इंफॉर्मेशन सबमिट की थी, जब भी उनमें चेंजेस आएगा, चेंज होने के 15 डेज के अंदर, चेंज होने के 15 डेज के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर जीएसटी आरएसी 14 के अंदर अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। सर ये एप्लीकेशन कहां सबमिट की जाएगी, जीएसटी कॉमन पोर्टल gst.gov.in पर। और यदि ये जो चेंजेस के लिए जो आपने इंफॉर्मेशन मांगी है, यदि नॉन कोर एरियाज के रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग बेटा, नॉन कोर एरियाज के रिगार्डिंग यदि आप
अमेंडमेंट करवाना चाहते हो तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन सबमिट की फॉर अमेंडमेंट, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी अमेंडेड अपॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन यदि आप रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स के अंदर चेंजेस चाहते हो कि आपका नाम लीगल नेम ऑफ बिजनेस में चेंज हुआ हो, या आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर चेंज हुआ हो, या जो भी पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, कर्ता या मैनेजिंग कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या सीईओ के अंदर कोई चेंजेस आया है तो दैट इज अ कोर एरियाज। तो कोर एरियाज के केस में डायरेक्टली चेंज नहीं होगा, ये प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर डिपेंड होगा कि वो अमेंड करेगा या नहीं करेगा। तो प्रॉपर ऑफिसर विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि अमेंडमेंट इज वारंटेड और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके द्वारा फर्निश किए जा रहे हैं वो कंप्लीट, इसको करेक्ट कर देना बेटा, कंप्लीटेड और करेक्टेड। तो हमारे प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा दी जा रही है, यदि वो इंफॉर्मेशन यदि कंप्लीट है, करेक्ट है और अमेंडमेंट चाहिए, तो देन प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, विद इन 15 वर्किंग डेज, विद इन 15 वर्किंग डेज, विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आरसी को क्या करेगा, अमेंड कर देगा। लेकिन यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि अमेंडमेंट इज अनवारंटेड, नॉट रिक्वायर्ड, या डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन फर्निश्ड आर इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट, तो देन 15 वर्किंग डेज के अंदर डायरेक्टली एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेगा। एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले बोलने का मौका दिया जाएगा और अपॉर्चुनिटी किस फॉर्म में दी जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ नोटिस। तो प्रॉपर ऑफिसर विद इन 15 वर्किंग डेज, विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि अमेंडमेंट नहीं कराना तो पहले नोटिस देगा फॉर्म नंबर GST REC 03 के अंदर कि ये अमेंडमेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों नहीं की जाए। तो देन नोटिस मिल गया है किसको, एप्लीकेंट को। अब ये एप्लीकेंट ये रजिस्टर्ड पर्सन विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस या तो रिप्लाई देगा या रिप्लाई नहीं देगा, और यदि रजिस्टर्ड पर्सन एप्लीकेंट ने रिप्लाई नहीं दिया तो देन प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर एप्लीकेशन को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा एंड पास द ऑर्डर इन द फॉर्म GST REC 05। लेकिन यदि एप्लीकेंट ने रिप्लाई दे दिया है फॉर्म नंबर GST REC 04 के अंदर, तो दो बातें होगी, या तो प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होगा, और यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, और यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो आरसी विल बी अमेंडेड। Now we come to the rule number 19, sub rule number 5. यदि proper officer fails to take any actions within a period of 15 working days, originally 15 working days का टाइम पीरियड होता है, तो 15 वर्किंग डेज के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर ने, यदि कोर एरियाज के अंदर होता है ना 15 वर्किंग डेज का टाइम पीरियड, तो 15 वर्किंग डेज के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया और यदि नोटिस दिया तो नोटिस के रिप्लाई के 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो ये माना जाएगा कि जो आपका आरसी है दैट इज स्टैंड अमेंडेड। तो जो भी जिसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन अमेंड कराना चाहते हो, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी अमेंडेड। नाउ वी कम टू द सेक्शन 29, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। Section 29, cancellation or registration. 29 subsection 1, proper officer on his own motion on the application or registered person registration cancel कर सकता है। Section 29 2, proper officer खुद भी registration cancel कर सकता है। Section 29 subsection 1 में जो 3 grounds है, उन तीनों ग्राउंड्स पर प्रॉपर ऑफिसर खुद भी और ऑन द एप्लीकेशन और रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन कैन बी कैंसिल। पहला ग्राउंड, यदि रजिस्टर्ड पर्सन का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, चाहे रीजन कोई भी हो, आपने सेल कर दिया हो, ट्रांसफर कर दिया हो या मर्जर हुआ हो, यदि बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ हो। सेकंड के अंदर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, एंड थर्ड यदि टैक्सेबल पर्सन सेक्शन 22 और 24 के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, या 25(3) के अंदर जो आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया था अब रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट आउट करना चाहता है। इन तीनों में से कोई भी ग्राउंड हुआ तो रजिस्टर्ड पर्सन भी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और प्रॉपर ऑफिसर भी सुमोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। लेकिन 29 सबसेक्शन 2 के अंदर जो ग्राउंड्स है वहां पे रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। पहला ग्राउंड, यदि रजिस्टर्ड पर्सन ने यदि CGST एक्ट के या रूल्स के जो प्रोविजन स्पेसिफाइड है उनको यदि कॉन्ट्राविन किया हो, एज में भी स्पेसिफाइड, कहां पे स्पेसिफाइड, रूल के अंदर, रूल नंबर 21,
तो रूल नंबर 21 के अंदर भी ग्राउंड है जहां प्रॉपर ऑफिसर सू मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। पहला ग्राउंड, यदि आपने डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस से, क्या बेटा, डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस से यदि रजिस्टर्ड पर्सन ने बिजनेस को कंडक्ट नहीं किया या बिना सप्लाई के ही बिल बना दिया। थर्ड, सेक्शन 171 के प्रोविजंस को वॉयलेट किया। और सर सेक्शन 171 क्या है? एंटी प्रॉफिटिंग के जो प्रोविजंस है उनको आपने कॉन्ट्राविन किया हो। रूल नंबर 10A के प्रोविजंस को आपने वॉयलेट किया हो। रूल 10A क्या कहता है? बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको फर्निश करनी पड़ेगी विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। सेक्शन 16 के अंदर आईटीसी लेने के जो प्रोविजंस है उनको आपने वॉयलेट किया हो, कॉन्ट्राविन किया हो। फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1 के अंदर जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स दी है दैट इज मोर देन और इन एक्सेस ऑफ द सेक्शन 39 के अंदर जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स बनती है, दोनों आपस में मैच नहीं करती है। एंड लास्ट वन इज रूल नंबर 86B। रूल नंबर 86B दैट इज अ लिमिट ऑन द आईटीसी। आप कितना आईटीसी ले सकते हो किसी भी मंथ में, जितना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसके 99% से ज्यादा आप आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते यदि आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई उस मंथ में 50 लाख से ज्यादा है तो। और ये प्रोविजन रूल नंबर 86B वी विल कवर इन द चैप्टर आईटीसी। यदि पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर जी यदि इनमें से कोई भी ग्राउंड हुआ तो रूल नंबर 21 के अकॉर्डिंग प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। सर और क्या ग्राउंड है? पॉइंट नंबर बी, ए पर्सन जो सेक्शन 10 ऑप्ट किया है, मतलब जो बंदा सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहा है यदि उसने रिटर्न फर्निश नहीं की हो फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड, क्योंकि सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम वाले को क्वार्टरली या जो भी टाइम पीरियड उसके अंदर रिटर्न फाइल करनी होती है, जो टैक्स पीरियड है उस टैक्स पीरियड में ये एक टैक्स पीरियड 3 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड तक यदि आपने अपने रिटर्न को फर्निश नहीं किया, सेक्शन 10 के अलावा नॉर्मल स्कीम वाले बंदों को लगातार 6 महीने तक यदि इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की हो। पॉइंट नंबर डी, यदि आप सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 के अंदर यदि आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किया है तो 6 महीने के अंदर आपने बिजनेस को कमेंस नहीं किया है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। या पॉइंट नंबर ही, जो रजिस्ट्रेशन आपने लिया था वो फ्रॉड करके लिया था या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, तब भी प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर ई यदि इनमें से कोई भी ग्राउंड हुआ तो रजिस्टर्ड पर्सन एप्लीकेशन नहीं देता, मैंने गलती की है मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, तो 29(2) में पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर ई में यदि कोई भी आपने ग्राउंड को कॉन्ट्राविन किया, कोई भी प्रोविजन यदि आपने कॉन्ट्राविन किया या कोई भी ग्राउंड यदि एप्लीकेबल हुआ तो प्रॉपर ऑफिसर सू मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ द बीइंग हर्ड विल बी ग्रांटेड। चाहे सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल हो, चाहे सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल हो, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाता, जब तक ये प्रोसीडिंग पेंडिंग है, रजिस्ट्रेशन में भी सस्पेंडेड। 29(1) के लिए भी प्रोविजन एप्लीकेबल है, 29(2) के लिए भी प्रोविजन एप्लीकेबल है कि जब तक आपकी प्रोसीडिंग पेंडिंग होगी आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। अब तुम लोगों के दिमाग में ये आ गया, सर ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन से ग्राउंड से जहां रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रोसीजर इज गिवन इन द रूल नंबर 20 और रूल नंबर 22। रूल नंबर 20 कब एप्लीकेबल होगा? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसिल्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। यदि रजिस्टर्ड पर्सन डिपार्टमेंट के पास जाता है मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, तो रूल नंबर 20 एप्लीकेबल होगा, और जहां प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा रूल नंबर 22 एप्लीकेबल होगा। रूल नंबर 20, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसको भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है अदर देन टीडीएस और टीसीएस, सेक्शन 51 और सेक्शन 52 और यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर, इनके अलावा यदि किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो वो क्या करेगा? एप्लीकेशन सबमिट करेगा। क्यों? फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन द फॉर्म नंबर जीएसटी REG 16। कितने टाइम पीरियड के अंदर? जिस इवेंट की वजह से आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हो उस इवेंट अकर होने के 30 डेज के अंदर। सर कहाँ एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी? जीएसटी कॉमन पोर्टल gst.gov.in। कैसे? डायरेक्टली और थ्रू एनी फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। और जैसे ही प्रॉपर ऑफिसर को आपने एप्लीकेशन सबमिट की फॉर्म नंबर GST REG 16, प्रॉपर ऑफिसर विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा एंड पास द ऑर्डर इन द फॉर्म नंबर GST REG 19।
Rule number 22, cancellation of registration by the proper officer. If the proper officer has reason to believe that the registration of a registered person is liable to be cancelled under section 29, whether 29(1) or whether 29(2, और यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, चाहे 29(1) के ग्राउंड हो चाहे 29(2) के ग्राउंड हो। 29(1) में 3 ग्राउंड की बात की थी, 29(2) में हमने 5 ग्राउंड की बात की थी, 8 ग्राउंड। यदि इनमें से कोई भी ग्राउंड हुआ तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना पड़ता है, नोटिस सर्व करना पड़ता है। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, सो कॉज नोटिस देगा इन द फॉर्म नंबर जीएसटी आरईसी 17 के अंदर टू द रजिस्टर्ड पर्सन। नाउ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम द डेट और रिसिप्ट ऑफ नोटिस विद इन ए पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज, ये 7 वर्किंग डेज के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, या तो रिप्लाई देगा या रिप्लाई नहीं देगा। और यदि रजिस्टर्ड पर्सन ने रिप्लाई नहीं दिया तो देन प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। लेकिन यदि विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि रजिस्टर्ड पर्सन यदि रिप्लाई दे देता है इन द फॉर्म जीएसटी आरईसी 18 और यदि रिप्लाई दे दिया तो फिर वापस से दो बातें होगी। यदि प्रॉपर ऑफिसर विद इन 30 डेज के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हुआ फ्रॉम द रिप्लाई ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। और यदि प्रॉपर ऑफिसर यदि सेटिस्फाइड हो गया तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ड्रॉप दी प्रोसीडिंग्स एंड पास द ऑर्डर इन द फॉर्म नंबर जीएसटी आरईसी 20। यदि सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लोज बी और क्लोज सी, अरे क्लोज बी और क्लोज सी में क्या लिखा हुआ था, यदि रिटर्न नहीं फाइल करने पर यदि रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर नोटिस दिया होगा, प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस दिया होगा कि मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा। तो नोटिस का रिप्लाई देने की बजाय डायरेक्टली रजिस्टर्ड पर्सन उसका लॉजिक पे आ सकता है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है प्रॉपर ऑफिसर क्योंकि मैंने रिटर्न फाइल नहीं की है। तो नोटिस का रिप्लाई दिए बिना यदि रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, यदि जितनी भी रिटर्न बनती है वो सारी रिटर्न फाइल कर देता है, एज वेल जितना भी टैक्सेस बनता है वो सारे टैक्सेस का अमाउंट यदि पे कर देता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन का रिप्लाई नहीं आने के बावजूद भी प्रॉपर ऑफिसर का टारगेट पूरा हो गया। क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर को क्या चाहिए था, रिटर्न चाहिए थी, टैक्स का अमाउंट चाहिए था। तो यदि रिटर्न, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी सब मिल जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स एंड पास द ऑर्डर इन द फॉर्म नंबर जीएसटी आरईसी 20, मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। सेक्शन 29 सबसेक्शन 3, सेक्शन 29 सबसेक्शन 3 का कहता है डेट ऑफ द कैंसिलेशन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया उसके पहले की यदि कोई भी टैक्स लायबिलिटी, चाहे आपने पहले डिटरमाइन की हो चाहे आपने बाद में डिटरमाइन की हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद भी वो लायबिलिटी आपकी बनी रहेगी, आपको पे करने के लिए आप लायबल हो। लेकिन टैक्स लायबिलिटी कौन से पीरियड की होनी चाहिए, कैंसिलेशन करने से पहले की। जब तक आप रजिस्टर्ड थे उस टाइम पीरियड के जो भी टैक्स लायबिलिटी है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद भी रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी बनी रहेगी। सेक्शन 29 सबसेक्शन 4, जो जनरली हम हमेशा बात करते हैं क्या कि एचजीएसटी या यूटीजीएसटी के अंदर यदि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो डीम्ड टू बी कैंसिल्ड, कहां पे, अंडर सीजीएसटी एक्ट। Now we come to the rule number 21A. Rule number 21A is for suspension of registration. मतलब सेक्शन 29 के अंदर जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की बात हुई थी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है सेक्शन 29 में। तो जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तो सेक्शन 29 के अंदर जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है या तो रजिस्टर्ड पर्सन की एप्लीकेशन पर किया जाएगा या सू मोटो किया जाएगा। तो यहाँ पे सस्पेंशन के भी दो बातें होगी, दो ग्राउंड होंगे। पहला ग्राउंड, where a registered person has applied for cancellation or registration under rule number 20 and pending the completion of proceeding for cancellation of registration, मतलब जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल की प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती और रजिस्टर्ड पर्सन ने एप्लीकेशन दी थी, तो तब तक क्या होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन है ना वो सस्पेंड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम, जिस दिन रजिस्टर्ड पर्सन ने एप्लीकेशन सबमिट की, और द डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन इज सॉट, विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो भी बाद में हुआ उतने टाइम पीरियड के लिए किस दिन से सस्पेंड माना जाएगा, जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाह रहे हो, जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट की उस दिन से काउंट होगा। और जब तक
रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती उतने टाइम पीरियड तक आपका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, डीम्ड टू बी सस्पेंडेड होगा, सस्पेंड माना जाएगा। और यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल यदि प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है तो यदि प्रॉपर ऑफिसर है रीजन टू बिलीव दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन इज लायबल टू बी कैंसिल अंडर सेक्शन 29 या रूल नंबर 21, तो प्रॉपर ऑफिसर जब सेक्शन 29 और रूल नंबर 21 में ऑलरेडी दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते टाइम पहले ही रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग दी जाए रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इसलिए रूल नंबर 21A के अंदर ये कंसेप्ट रिमूव कर दिया गया, अब एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते टाइम हमने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ द बीइंग दे दिया, तो जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं होगी आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड माना जाएगा। सस्पेंशन के टाइम अपॉर्चुनिटी ऑफ द बीइंग देने की कोई भी अब रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रॉपर ऑफिसर विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट टू बी डिटरमाइंड, जो भी डेट उसको लगती है उस दिन से प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन है जिसका आप कैंसिल करना चाहते हो सस्पेंड कर दोगे जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये हुआ रूल नंबर 21A का सब रूल नंबर 1, सब रूल नंबर 2। एक नया सब रूल नंबर 2A भी इंसर्ट किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 22 दिसंबर 2020। ये क्या कहता है कि जो आउटवर्ड सप्लाईज है जो रिपोर्ट की जा रही है इन द फोन नंबर GSTR 1 और GSTR 3B और GSTR 2A के अंदर जो ऑटो पॉपुलेटेड जो भी आपका ITC का बैलेंस आएगा और GSTR 3B के अंदर जो भी आपने ITC अवेल्ड किया है, यदि इनके अंदर कोई भी डिफरेंसेस आते हैं उन डिफरेंसेस आने पर प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। क्योंकि आप फ्रॉड कर रहे हो, आप गलत डिटेल सबमिट करते हो। तो यदि आप गलत आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स दे रहे हो जो आपस में मैच नहीं करती या आईटीसी की डिटेल्स यदि मैच नहीं करती, डिफरेंसेस होने पर प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। और द पर्सन शैल बी इंटीमेटेड इन द फॉर्म नंबर GST REG 31 और बाय सेंडिंग ए कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल एड्रेस, उससे बताया जाएगा क्या डिफरेंसेस है और उसे बोला जाएगा कि 30 दिनों के अंदर हमें रिप्लाई करो, अदरवाइज हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। रूल नंबर 21A सब रूल नंबर 3, जितने भी पीरियड के लिए रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो रहा उतने पीरियड के लिए उसका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, सस्पेंड होगा। तो जो सस्पेंशन का जो पीरियड है उस सस्पेंशन के पीरियड के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाईज कर सकता है लेकिन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता। टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता मतलब इसके ऊपर सप्लाईज करेगा लेकिन उस सप्लाई पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता, जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता और कोई भी रिटर्न फाइल करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन सा टाइम पीरियड, द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। जितने भी पीरियड के लिए रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, सस्पेंड हो गया, उतने पीरियड के लिए ये रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल सप्लाईज नहीं करेगा मतलब टैक्स चार्ज नहीं करेगा और एज वेल एज कोई भी रिटर्न फर्निश नहीं कर सकता, कोई रिटर्न फर्निश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रूल नंबर 21A सब रूल नंबर 3A, जितने पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है उतने पीरियड के लिए रजिस्टर्ड पर्सन को कोई रिफंड भी नहीं दिया जाएगा। रूल नंबर 21A सब रूल नंबर 4, the suspension of registration shall be deemed to be revoked अपॉन द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय द प्रॉपर ऑफिसर। जब रूल नंबर 22 के अंदर जब प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपका सस्पेंशन क्या होगा, दैट विल बी रिवोक्ड। और प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग किसी भी टाइम वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन को रिवोक कर सकते हैं। रूल नंबर 21A सब रूल नंबर 5 वो क्या कहता है, When the suspension of the registration revoked, जो हमने बात की थी किसमें, रूल नंबर 21A सब रूल नंबर 4 में, कि प्रॉपर ऑफिसर अपॉन द कंप्लीशन जब प्रोसीडिंग कंप्लीट होगी या कभी भी वो रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन को रिवोक मतलब कैंसिल कर देता है, तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन रिवोक मतलब कैंसिल हो गया तो जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन था, तो अब आपको बात याद रखनी पड़ेगी, जब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन कैंसिल होगा तब जो सस्पेंशन के पीरियड के अंदर जो भी आपने सप्लाईज की थी उन सप्लाईज के रिगार्डिंग रजिस्टर्ड पर्सन को अब टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है वो भी कंप्लाइंस करने पड़ेंगे और फर्स्ट रिटर्न के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है सेक्शन 40 के अंदर वो भी कंप्लाइंस करने होंगे। ये प्रोविजन थे रिगार्डिंग विद द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन।
नाउ वी कम टू द सेक्शन 30, रीड विद द रूल नंबर 23। ये सेक्शन 30 कब अप्लाई होगा? जब प्रॉपर ऑफिसर ने सुमोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो प्रॉपर ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, उन्होंने मुझे नोटिस दिया, लेकिन मैं नोटिस का रिप्लाई भी नहीं दे पाया क्योंकि मुझे भी कोविड हो गया और बाकी सबको भी कोविड हो गया। तो कहां से रिप्लाई करता? बाद में ध्यान आया, ओ मेरा रजिस्ट्रेशन तो आपने कैंसिल कर दिया। तो यदि रजिस्टर्ड पर्सन ने यदि एप्लीकेशन दी तब रिवोकेशन की बात नहीं आती। यदि प्रॉपर ऑफिसर ने सुमोटो यदि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के बाद आप उसको रिवोक करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। प्रॉपर ऑफिसर यदि सेटिस्फाई होगा तो आपके रजिस्ट्रेशन जो कैंसिलेशन को रिवोक कर सकता है, मतलब रीस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यदि प्रॉपर ऑफिसर has cancelled the registration on his own, then registered person whose registration has been cancelled, कितने टाइम पीरियड के अंदर? 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन इलेक्ट्रॉनिकली दे विल अप्लाई फॉर द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, मतलब रीस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म नंबर जीएसटी REG 21। सर कहां पे फाइल किया जाएगा? जीएसटी कॉमन पोर्टल पे, दैट इज gst.gov.in। और यदि 30 डेज के अंदर यदि आप अप्लाई नहीं कर पाते, 30 डेज कब से? जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उसके 30 दिनों के अंदर आपको रिवोकेशन करना पड़ेगा। लेकिन 30 दिनों के अंदर भी मैं रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। तो डिपार्टमेंट बोलता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर 30 डेज का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकता है। 30 + 30 कितना हो गया? 60 डेज। और यदि 60 डेज के अंदर भी यदि आप एप्लीकेशन नहीं दे रहे हो तो देन टाइम पीरियड कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है, दैट इज अ मैक्सिमम 30 डेज। तो 30 + 30 + 30 इज 90 डेज। तो यदि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है बाय द प्रॉपर ऑफिसर तो 90 डेज के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था वो 90 डेज मैक्सिमम ओवरऑल मिला के वो रजिस्ट्रेशन को रीस्टोर करने के लिए प्रॉपर वो जीएसटी कॉमन पोर्टल पे एप्लीकेशन देगा इन द फॉर्म नंबर GST REG 21। देन जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा। नाउ प्रॉपर ऑफिसर विद इन 30 डेज, इन दिनों के अंदर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है, क्या लगता है? दे आर सफिशिएंट रीजन फॉर द रिवोकेशन, और यदि दे आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर द रिवोकेशन मतलब रीस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन को रीस्टोर किया जाए या कैंसिलेशन को रिवोक किया जाए तो प्रॉपर ऑफिसर बाय ऑर्डर रिवोकेशन द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म GST REG 22। लेकिन यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता अभी भी, तो यदि रजिस्टर्ड पर्सन के लिए एप्लीकेशन आई है तो देन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से पहले ये प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? विद इन 30 डेज या तो रिस्टोर कर देगा, और 30 डेज के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता तो एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले एक नोटिस दिया जाएगा इन द फॉर्म नंबर GST REG 23 कि बताओ तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों नहीं की जाए। देन एप्लीकेंट विद इन द 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस या तो रिप्लाई देगा या रिप्लाई नहीं देगा, और यदि 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि एप्लीकेंट ने रिप्लाई नहीं दिया तो एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इन द फॉर्म नंबर GST 05, वही 05 जो हमने रूल नंबर 8 में बात की थी। और यदि एप्लीकेंट ने 7 वर्किंग डेज के अंदर यदि रिप्लाई दिया और रिप्लाई जो दिया प्रॉपर ऑफिसर विद इन 30 डेज के अंदर यदि सेटिस्फाई हो गया तो विद इन 30 डेज के अंदर वो रिवोक कर देगा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और यदि 30 डेज के अंदर यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो रिजेक्ट द एप्लीकेशन इन द फॉर्म नंबर GST REG 05। नोट नंबर 1, if the registration has been cancelled for the failure of the registered person to furnish the return, यदि रिटर्न नहीं फाइल करने के ग्राउंड पर, रिटर्न फाइल नहीं करने के ग्राउंड पर यदि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और अब आपने रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर करने के लिए एप्लीकेशन दी है तो प्रॉब्लम क्या थी? आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो एक काम करो जितनी भी रिटर्न बनती है फर्निश कर दो, जो भी टैक्सेस बनता है वो आप पे कर दो, और यदि आपने ये सब पे कर दिया अलोंग विद इंटरेस्ट पेनल्टी, जितना भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी अमाउंट है और जो भी रिटर्न है यदि आपने सब यदि पे कर दिया तो देन प्रॉपर ऑफिसर यदि सेटिस्फाई होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या करेगा? जो कैंसिल किया गया उसे रिवोक कर देगा या रीस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का ऑर्डर दिया था और जिस दिन रजिस्ट्रेशन को वापस रीस्टोर कर दिया, उतने टाइम पीरियड की जो भी रिटर्न है वो सारे रिटर्न्स
आपको जब रिवोकेशन हुआ है, जब आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हुआ है, रिस्टोर करने के 30 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, इस टाइम पीरियड की जितनी भी रिटर्न बनती है सारी रिटर्न्स आपको फाइल करनी है। एंड सेक्शन 30 सब सेक्शन 3 जो हमने पहले भी बात की थी सर, क्या बात की थी कि HGST या UTGST में यदि आपका रजिस्ट्रेशन का रिस्टोर हो जाता है, यदि आपका रजिस्ट्रेशन यदि HGST UTGST में यदि रिस्टोर हो गया तो CGST में डीम्ड टू बी रिवोक्ड या डीम्ड टू बी रिस्टोर्ड माना जाएगा। किसका रिस्टोर्ड माना जाएगा? ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।